ट्रांसमाइग्रेटेड इनटू वन पीस वर्ल्ड विद अ गिफ्ट पैक। अध्याय 51, वाइस एडमिरल बोर्सलिनो। अगले दिन आवश्यक आपूर्ति को फिर से भरकर ब्लेज और उनकी टुकड़ी द्वीप से रवाना हो गई। मुख्यालय से आदेश प्राप्त करने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। हमेशा की तरह ये कुछ समुद्री डाकुओं द्वारा किसी छोटे द्वीप पर तबाही मचाने के बारे में है। इस कार्य ने ब्लेज को बहुत अधिक आकर्षित नहीं किया, लेकिन फिर भी उसके अधीन मरीन खुश थे। अब से वे समुद्री डाकुओं को पकड़कर या अन्य मरीन इकाइयों की सहायता करके मेरिट अंक अर्जित कर सकते हैं। इसके साथ ही वे आसानी से रैंक में पदोन्नति पा सकते हैं। समुद्री लुटेरों का दल कमजोर था और उनके सिर पर कम इनाम था। रेजिस और जोटो ने खुद ही समुद्री लुटेरों को काबू करने वाली यूनिट की कमान संभाली। उसके बाद वे समुद्री लुटेरों के दल को निकटतम G2 शाखा में भेजते हैं। 2 दिन बीत गए। दोपहर के आसपास ब्लेज को वाइस एडमिरल बोर्सलिनो का एक अप्रत्याशित फोन आया, जिसने उन्हें कुछ हद तक आश्चर्यचकित कर दिया। मोशी, क्या ये ब्लेज कुन है? डेन मुशी से किजारू की आवाज सुनाई दी। हाँ, बोर्सलिनो सान, ब्लेज यहां। ब्लेज ने हल्के फुल्के लहजे में जवाब दिया। उन्हें किजारू का व्यक्तित्व पसंद है, क्योंकि वो बहुत ही शांत, सहज व्यक्ति है, जो स्थिति की गंभीरता चाहे जितनी भी हो, ज्यादातर चीजों को हल्के में लेता है। दूसरी ओर बोर्सालिनो एक क्षण के लिए हैरान रह गया, क्योंकि ब्लेज इस तरह से बात कर रहा था मानो वो उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हो। यह सचमुच एक अजीब धारणा है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि वो ब्लेज से पहली बार बात कर रहा है और उसने उसे पहले कभी देखा भी नहीं था। ठीक है, आपको अचानक मेरे अधीन स्थानांतरित कर दिया गया। मैंने आपकी फाइल पढ़ी है, इसलिए मुझे लगता है कि ग्रैंड लाइन के पहले भाग में समुद्री डाकुओं का सामना करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। हाँ, अब से तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा, बोर्सलिनो सान। मैंने सुना है कि मछली आदमी समुद्री लुटेरों के साथ तुम्हारी थोड़ी मुठभेड़ हुई थी। तुम उनके बारे में क्या सोचते हो? किजारू ने शांत स्वर में पूछा, जो उसके व्यवहार के अनुरूप था। बस उसकी बोलने की शैली धीमी है। उनका दल उल्लेखनीय रूप से मजबूत है, क्योंकि समुद्र ही उनका क्षेत्र है। लेकिन मेरी राय में 2 लोग हैं जिनके बारे में हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, फिशर टाइगर और जिनबे। वे दोनों ही शक्तिशाली हैं। उनके पास व्यापक युद्ध अनुभव है और वे फिशमैन कराटे में कुशल हैं। ओह, लगता है तुम उनके बारे में बहुत कुछ जानते हो। किजारू ने अपने शब्द बढ़ाए। है, ये कुछ भी नहीं है, मैं बस बहुत सारी किताबें पढ़ता हूं, ब्लेज ने हंसते हुए कहा। विश्व के कुलीन लोग हम पर उस अपराधी को खोजने का दबाव बना रहे हैं जिसने दासों को मुक्त कराया था। उस घटना को लगभग 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन समुद्र में सन लुटेरे फिसलन भरे हैं। उन्हें पकड़ना आसान काम नहीं है, क्योंकि उन्हें हमारी चाल पहले से पता लगती है। ये मछलिमनुष्यों की विशेष योग्यता होनी चाहिए, समुद्री प्राणियों के साथ संवाद करना। समुद्र में उनका पीछा करना वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ब्लेज ने अपना सिर हिलाया। तुम क्या सोचते हो? क्या तुम उन्हें पकड़ पाओगे, क्योंकि लगता है तुमने ज्यादा किताबें पढ़ी हैं? किजारू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। ब्लेज का चेहरा यह सुनकर तमतमा गया कि उनके शब्दों का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया गया। उन्होंने जवाब दिया, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, अब से आपकी यूनिट सन पायरेट्स का पीछा करने की जिम्मेदारी संभालेगी। मुझे दूसरों की परवाह नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि आप फिशर टाइगर को जिंदा पकड़ लें। ठीक है, ब्लेज ने उत्तर दिया, जबकि संचार कचा ध्वनि के साथ समाप्त हुआ। बस 1 घंटे बाद उनकी यूनिट को मुख्यालय के खुफिया विभाग से सन पायरेट्स के स्थान के बारे में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। उन्हें लीव बाइट के निकट देखा गया, जो एक निर्जन द्वीप है जहां पर विचित्र पत्ती वाले पौधे फैले हुए हैं, जो अपने क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला कर सकते हैं। ये रेड लाइन के पास स्थित था। इससे उनके अनुमान की पुष्टि हुई। सन समुद्री डाकू ज्यादातर फिशमैन द्वीप स्थान के पास घूमते हैं। पास की मरीन शाखा से लीव बाइट के लिए इटर्नल लॉग पोस्ट प्राप्त करने के बाद उनकी यूनिट रवाना हुई। मैं आ रहा हूं, फिशमैन पायरेट्स। जब ब्लेज ने पहली बार फिशमैन डिस्ट्रिक्ट में उनका सामना किया था, तो वो उनका मुकाबला नहीं कर पाया था, लेकिन अब उसकी ताकत आश्चर्यजनक रूप से कई गुना बढ़ गई थी। अपनी मौजूदा ताकत के साथ, चाहे वो जिनबे और फिशर टाइगर ही क्यों न हो, उन्हें हराने का आत्मविश्वास उनके पास है। ब्लेज ने फिर अपना स्टेटस पैनल चेक किया। नाम ब्लेज हंट, व्यवसाय मरीन, संविधान 34.7, शैतान फल क्षमता 32.2, हकी कोई नहीं, भंडारण में आइटम कोई नहीं, निःशुल्क विशेषता बिंदु 4.0। विशेषता बिंदुओं से संतुष्ट होकर वो मुस्कुराया। उसने 4 मुफ्त विशेषता बिंदु रख लिए हैं, क्योंकि वे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने पर काम आ सकते हैं। संतोषजनक नाश्ता करने के बाद ब्लेज ने जहाज के अगले डेक पर अपना प्रशिक्षण शुरू किया, जबकि रेगिस और जोटो जहाज के मार्ग पर नजर रख रहे थे। आधा दिन बीत गया। ब्लेज और उसकी टुकड़ी लीव बाइट पहुंच गई, लेकिन फिशमैन पायरेट्स का कोई सुराग नहीं मिला। वे पहले ही द्वीप छोड़ चुके थे
लेकिन ब्लेज को संदेह था। क्या वे ये जानते हुए चले गए थे कि मरीन आ रहे हैं? ब्लेज ने सोचा, जबकि उसके अधीन मरीन सैनिक द्वीप के अंदर बाहर तलाशी ले रहे थे। कैप्टन ब्लेज, उनके यहां होने का कोई संकेत भी नहीं है। क्या खुफिया जानकारी गलत हो सकती है? रेगिस ने आकर रिपोर्ट दी। कुछ देर सोचने के बाद ब्लेज ने जवाब दिया, नहीं, मुख्यालय से हमें जो जानकारी मिली है वो गलत नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि वे यहां कुछ देर आराम करने के बाद चले गए। काय करते? ब्लेज ने जवाब दिया, हम उनका अंधाधुंध पीछा नहीं कर सकते। ये नहीं जानते कि वे किस दिशा में गए हैं। इसकी सूचना खुफिया विभाग को दें। उनके जवाब के बाद हम वहां से चले जाएंगे। लीव बाइट से बहुत दूर समुद्री डाकुओं का जहाज स्नैपर हेड समुद्र में घूमता हुआ देखा जा सकता था। एक नीली चमड़ी वाला मछुआरा अचानक समुद्र से छलांग लगाकर मछुआरे टाइगर और जिन्बे के सामने जहाज पर उतरा, जबकि अरलोंग, अलादीन जैसे अन्य मछुआरे भी आ गए। क्या हुआ? एक मछुआरे ने पूछा। ये मरीन है। अगर हम वहां 1 घंटा और रुकते तो शायद हम उनसे भिड़ जाते। नीली चमड़ी वाले मछली पुरुषों ने जवाब दिया। अरलोंग समुद्री डाकुओं के कुरूबी ने टिप्पणी की, मरीन को हमारा ठिकाना कैसे पता चला, जबकि हम तो मानव से शहरों में भी नहीं जाते? जिन्बे ने कहा, मरीन की बुद्धिमत्ता और विश्व सरकार की शक्ति को कम मत समझो। उनके लिए सब कुछ संभव है। क्या तुमने देखा कि लीव बाइट में आए मरीन जहाज का कमांड किसके पास था? फिशर टाइगर ने हाथ जोड़कर पूछा। हाँ, बॉस टी, ये वही इंसान है जिससे हम 6 महीने पहले फिशमैन डिस्ट्रिक्ट में मिले थे। जिस जहाज की कमान उन्होंने संभाली थी वो मरीन के बीच एक मानक जहाज है। मुझे नहीं लगता कि उनका पद ऊंचा है। शायद कैप्टन या कमोडोर, नीली चमड़ी वाले फिशमैन ने जवाब दिया। उसे? फिशर टाइगर ने भौहें सिकोड़ी। अरलों के लिए? उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। वो उस इंसान को कैसे भूल सकता था जिसने उसे कुचल दिया था? ये उसके जीवन का सबसे बड़ा अपमान था। उस दिन के बाद से वो फिशमैन डिस्ट्रिक्ट के लोगों का सामना भी नहीं कर सका। वो उसे मारना चाहता है, लेकिन क्या यह संभव है? बॉस टी, जिन्बे ने पुकारा। जिन्बे, वो इंसान बहुत ताकतवर है। मुझे अपनी ताकत पर भरोसा है, लेकिन अगर संभव हो तो उससे सीधे भिड़ने से बेहतर है कि उससे दूर रहा जाए, फिशर टाइगर ने कहा। जिन्बे अनिच्छुक थे, लेकिन उन्होंने फिशर टाइगर के शब्दों के साथ स्वीकार किया। बॉस, हमें एक इंसान से क्यों डरना चाहिए? अरलोंग ने चिल्लाते हुए कहा। हमें एक अच्छा उदाहरण पेश करने के लिए उसे मार देना चाहिए। अरलोंग। टाइगर ने अपनी आवाज ऊंची की और चुप हो गया। अरलोंग ने घुरघुराहट की और नाराजगी जताते हुए वहां से चला गया। अध्याय 52 आपातकालीन संकेत। 15 दिन बीत गए। ब्लेज की यूनिट और फिशमैन पायरेट्स बिल्ली और चूहे का खेल खेल रहे थे। हर बार वो उनसे कुछ मिनटों से लेकर 1 घंटे तक चूक जाता। बार बार असफलताओं से वो भी निराश हो गया था। हालांकि वो ताकतवर था, लेकिन वो न तो उन्हें पकड़ पाया और न ही समय पर उन तक पहुंच पाया। कितनी विडंबना है। उसे बस एक सही अवसर की जरूरत है। उनके जहाज को देखना ही उन्हें पकड़ने के लिए काफी है। इसके अलावा फिशमैन समुद्री लुटेरों को पकड़ने से उसे अधिक योग्यता अंक मिलेंगे, क्योंकि फिशर टाइगर ने मैरी जियोइस में जो किया था। ब्लेज हकी सीखना चाहता है। इसके लिए उसे कम से कम 2000 मेरिट पॉइंट चाहिए। अभी उसके नाम पर सिर्फ 800 से ज्यादा मेरिट पॉइंट है। 2000 मेरिट पॉइंट के साथ वो एक बार फिर प्रशिक्षक जेफिर से हकी सीखने के लिए प्रशिक्षण शिविर में वापस जा सकता है। मरीन में वो हकी का सबसे अच्छा शिक्षक है। बूढ़े आदमी मैग्नस, जिनसे वो अपने शिकार अभियान के दौरान मिले थे, ने उन्हें वचन दिया था कि वो हकी को सिखाएंगे। लेकिन असल बात यह है कि उन्होंने पहले ही उससे कहा था कि वो अभी तैयार नहीं है। वो कब तैयार होगा, ब्लेज को नहीं पता। इसीलिए उसने तय किया कि जेफिर से हकी सीखना सबसे अच्छा है। केवल हकी सीख कर ही वो नई दुनिया की यात्रा कर सकता है। एक ऐसा समुद्र जो आश्चर्यों, महान समुद्री डाकुओं, दिलचस्प लोगों, अनोखे द्वीपों और शक्तिशाली प्राणियों से भरा है। ब्लेज जहाज के अगले डेक पर खड़े होकर नए दिन का स्वागत कर रहे थे, जबकि सुनहरा सूरज धीरे धीरे क्षितिज से ऊपर उठ रहा था। सुबह की धूप में भीगते हुए उसे ताजगी महसूस हुई। नंगी आंखों से न दिखने वाले सुनहरे कण उसके चारों ओर जमा हो गए। उसका शरीर सुनहरी रोशनी में चमक उठा। उसके ऊपर एक सुकून की भावना छा गई। सुबह की रोशनी ब्लेज के लिए अपने शारीरिक गुणों को सुधारने और अपने शरीर को प्रशिक्षित करने के लिए सबसे अच्छा समय है। रेगिस और जोटो ब्लेज से कुछ कदम की दूरी पर खड़े होकर उसे धूप में आराम करते हुए देख रहे थे। मुझे नहीं पता कि कैप्टन हमेशा धूप में क्यों रहते हैं। क्या धूप में रहने से कोई लाभ होता है जो हम नहीं जानते? जोटो ने आश्चर्य से पूछा। कौन जानता है, लेकिन मेरा मानना है कि ब्लेज कैप्टन कुछ भी व्यर्थ नहीं करेगा। रेजिस ने कहा। वे दोनों 6 महीने से ब्लेज के साथ हैं और वे कुछ हद तक उसके चरित्र के बारे में जानते थे। वास्तव में जहाज पर मौजूद अधिकांश मरीन ब्लेज के अधीन रखे जाने के लिए आभारी थे, क्योंकि उन सभी का किसी न किसी तरह से विकास हुआ। वे ब्लेज का बहुत सम्मान करते हैं
और उन पर भरोसा करते हैं तथा बिना कोई सवाल उठाए बिना शर्त उनके आदेश का पालन करेंगे। उसी समय एक मरीन रेगिस की ओर दौड़ा और सूचना दी, लेफ्टिनेंट कमांडर रेगिस, हमें सन पायरेट्स के ठिकाने के बारे में एक और खुफिया जानकारी मिली है। क्या? जोटो ने थोड़ा परेशान होकर कहा। रेगिस ने पूछा, मुख्यालय के खुफिया विभाग को नहीं पता कि यह सच है या झूठ, क्योंकि ये एक व्यापारिक जहाज से मिली सूचना थी। उन्होंने समुद्र के बीच में स्नैपर हेड को देखा और वह पूर्व की ओर जा रहा था। मैंने मानचित्र में देखा, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो वे गेरोंग द्वीप की ओर जा रहे हैं। मरीन एनसाइन ने उत्तर दिया। अच्छा, जोटो और रेगिस दोनों ने कहा। रेगिस ने कहा, जोटो, सैनिकों को सूचित करो और पाल तैयार करो। मैं कप्तान को सूचित करूंगा। किसी की आवाज सुनकर ब्लेज अचानक अपनी ट्रेनिंग से बाहर आ गया। पीछे मुड़कर उसने रेगिस की तरफ देखा और पूछा, क्या है रेगिस? कैप्टन, स्नैपर हेड को गेरोंग द्वीप के पास देखा गया था, रेगिस ने उत्तर दिया। गेरोंग द्वीप? ब्लेज ने बुदबुदाया। उसे इसकी कुछ धारणा है। सन पायरेट्स को पकड़ने के लिए उन्होंने रेड लाइन के पास स्थित ज्यादातर द्वीपों का अध्ययन किया। वे ज्यादातर इसी क्षेत्र में घूमते हैं। उन्हें जानने से उसे बस थोड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि ग्रैंड लाइन बहुत बड़ी है। ज्यादा से ज्यादा वे तुरंत प्रतिक्रिया कर सकते हैं और फिर से गायब होने से पहले उनका पीछा कर सकते हैं। मैंने जो चीजें तैयार करने को कहा था, क्या वे पूरी हो गई हैं? ब्लेज ने एक पल सोचने के बाद पूछा। कप्तान, आप जानते हैं कि हमारे जहाज में कोई भी कुशल व्यक्ति नहीं है। सीमित सामग्री, संसाधन और आपके द्वारा दिए गए डिजाइन के साथ हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था। इसकी चिंता मत करो। ब्लेज ने हाथ हिलाया। हमें बस कुछ मिनटों के लिए उन्हें काम करने की स्थिति में चाहिए। तो फिर आप खुद को देख सकते हैं, कप्तान। ब्लेज और रेगिस जहाज के पीछे की ओर चले गए, जहां ब्लेज ने एक विशाल नोजल देखा जो उसके द्वारा डिजाइन किए गए टरबाइन से जुड़ा हुआ था। फिर टरबाइन को सीधे पैडल व्हील से जोड़ा गया जो पानी में आधा डूबा हुआ था। यह तंत्र एस्क स्ट्राइकर राफ्ट जैसा ही है, लेकिन बड़ा है। ब्लेज देख सकते थे कि इंजन को कुछ हद तक निम्न स्तर की सामग्रियों से बनाया गया है, जो समुद्री डाकुओं द्वारा नष्ट किए गए जहाज से प्राप्त की गई थी। इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है, उसके बाद यह अपनी प्रभावशीलता खो देगा। वैसे भी ब्लेज इस चीज से खुश है, क्योंकि अब उसके पास सन पायरेट्स का पीछा करने के लिए एक तुरुप का पत्ता है। इससे हमें उन्हें पकड़ने का मौका मिल सकता है। ब्लेज ने बड़बड़ाते हुए रेगिस को जहाज को गेरोंग द्वीप की ओर ले जाने का आदेश दिया। गेरोंग द्वीप के आसपास पहुंचने में उन्हें 3 घंटे लग गए, लेकिन सन पायरेट्स का कोई पता नहीं चला। जहाज पर मौजूद मरीन सैनिकों ने स्नैपर हेड का पता लगाने के लिए आसपास की जगहों की छानबीन की, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। क्या हम फिर से उनसे चूक गए? ब्लेज ने भौहें सिकोड़ी। उसे नाक से इधर उधर घुमाए जाने का एहसास पसंद नहीं आया। उसी समय उनकी यूनिट को एक आपातकालीन संकेत प्राप्त हुआ, जिससे जहाज के डेन डेन मुशी को जोर से चिल्लाने के लिए प्रेरित किया गया। कैप्टन ब्लेज, हमें एक एसओएस सिग्नल मिल रहा है। यह संभवतः हमारे आसपास कहीं किसी दूसरी मरीन यूनिट से है। उनकी कमान के तहत एक मरीन एनसाइन डेन डेन मुशी को लेकर आगे बढ़ा। खटखटाहट। ब्लेज ने बिना ज्यादा सोचे कॉल उठाया और बोला, कौन है? उफ, हम यूनिट G2 से हैं, हमें बचाओ। हम मछुआरों के एक समूह द्वारा घेर लिए गए और हमला कर दिया गया। कृपया ये वे हैं। सिग्नल पर टैप करें और दूसरे पक्ष का स्थान पता करें। चूंकि ये एक आपातकालीन सिग्नल है, इसलिए वे आसपास ही होंगे। हां, मरीन एनसाइन ने स्वीकार किया और वापस केबिन की ओर भागा। 2 मिनट के भीतर ही उसे पता चल गया कि यह स्थान उनके पश्चिम की ओर है। ब्लेज के आदेश के तहत जहाज ने गति पकड़ी और आगे बढ़ गया। पश्चिम दिशा की ओर 10 मिनट चलने के बाद उन्हें दूरी पर 2 जहाज दिखाई दिए, स्नैपर हेड और एक मानक मरीन जहाज। आखिरकार, ब्लेज ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि उसके अधीन मरीन अधिकारी युद्ध के लिए तोपे तैयार कर रहे थे। अध्याय 53 पीछा। स्नैपर हेड। बॉस्टी। एक और समुद्री जहाज दिखाई दिया। एक मछली आदमी अपने हाथ में एक दूरबीन पकड़े हुए चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर मछुआरे बदल गए और वे सब दूर से अपनी ओर आते समुद्री जहाज की ओर देखने लगे। अरे, मरीन तो अंतहीन है। हमने अभी एक को मारा है, दूसरा आ गया है। वे आते रहते हैं। एक अन्य मछली पुरुष ने टिप्पणी की। बॉस्टी, हमें क्या करना चाहिए? जिनबे ने चेहरे पर बिना किसी घबराहट के पूछा। फिशर टाइगर ने दूरबीन पकड़ी और मरीन जहाज को देखा। उसने देखा कि ब्लेज नाम का एक जाना पहचाना चेहरा जहाज के डेक पर खड़ा उन्हें घूर रहा था, जबकि उसका मरीन कोट समुद्री हवा से लहरा रहा था। भाई, जिनबे से पूछने की क्या जरूरत है? हमें उन्हें नष्ट कर देना चाहिए, जैसे हमने पहले वाले को किया था। अरलोंग ने अपने किरबाची को लहराते हुए अभिमानी स्वर में कहा। थप्पड़। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, फिशर टाइगर ने उसके सिर पर मुक्का मारा और दूरबीन अरलोंग की ओर फेंक दी। देखो, अरलोंग की परवाह किए बिना
टाइगर ने मछुआरों को आदेश दिया, बाकी लोगों को इकट्ठा करो और पाल तैयार करो, हम जा रहे हैं। जिनबे, उन्हें बुलाओ। मुझे नहीं लगता कि हम उन्हें इतनी आसानी से खो सकते हैं। हाँ, बॉस, जिनबे ने स्वीकार किया। जहां तक अर्लों की बात है, जैसे ही उसने दूरबीन से ब्लेज को देखा, उसका हाथ कांप उठा और उसकी आंखों में नफरत की चमक दौड़ गई। फिर भी वो इसे सहन कर सकता है। कुछ ही देर में फिशमैन के समुद्री डाकू इकट्ठे हो गए और स्नैपर हेड के पाल खोल दिए गए। जहाज थोड़ा सा दाईं और मुड़ गया और तेजी से हवा की दिशा में आगे बढ़ने लगा। जैसे ही उनका जहाज रवाना हुआ, रियर एडमिरल कादर की यूनिट ने राहत की सांस ली। वे सन लुटेरों की ताकत से अभिभूत थे और उन्हें पता चलने से पहले ही कुचल दिया गया। ये मरीन जहाज है। मुझे लगता है कि उन्होंने हमारे द्वारा भेजे गए एसओ सिग्नल को पकड़ लिया है, एक मरीन अधिकारी ने दर्द से कराहते हुए कहा। ये कौन सी यूनिट है? उनसे कहो कि जल्दी करें और हमें बचाएं। रियर एडमिरल कादर ने अपने आधे घायल, खून से सने चेहरे के साथ चिल्लाया। सन लुटेरों को धिक्कार है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। ब्लेज ने सन लुटेरों के जहाज को हवा के विपरीत दिशा में चलते हुए भागते हुए देखा। नहीं, तुम लोग आज कहीं नहीं जा रहे हो। उनके आदेश के बाद उनका जहाज भी दाईं ओर मुड़ गया। विपरीत दिशा से आने वाले हवा के दबाव ने उनके जहाज की गति को कुछ और समुद्री मील तक बढ़ा दिया। उसका जहाज कादर के पास पहुंच गया, लेकिन रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा। ये देखकर केदार और उसके अधीनस्थ अधिकारी अचंभित रह गए। वे हमें बचाने के लिए यहां नहीं है। उनका जहाज इतना नष्ट हो गया है कि उसकी मरम्मत करना संभव नहीं है। जहाज के अंदर समुद्री पानी घुसने से उसके पतवार क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अगले 1 या 2 घंटे में ये पूरी तरह डूब जाएगा। उनके पास केवल 2 लाइफ बोट है, जिनमें सभी मरीन अधिकारी नहीं रह सकते। जब कादर ने ब्लेज के जहाज को बिना रुके आगे बढ़ते देखा, तो वो क्रोधित हो गया। बेवकूफ, तुम कहां जा रहे हो? पहले हमें बचाओ। क्या तुम नहीं देख सकते कि हमारा जहाज डूब रहा है? उनकी बात सुनकर ब्लेज ने जहाज नहीं रोका, बल्कि ऊंची छलांग लगाई और हवा में कदम रखते हुए उनकी ओर बढ़ा। आप रियर एडमिरल कादर हैं, है ना? ब्लेज ने पूछा। हाँ, एक मरीन के रूप में आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी पूरी यूनिट को समुद्री डाकुओं के दल ने कुचल दिया और अब आप मदद के लिए रो रहे हैं। आप एक अन्य मरीन यूनिट को भी अपना काम करने से रोक रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि यह किस तरह का अपराध है? ब्लेज ने सभी मरीन अधिकारियों की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा। नहीं, कादर को उम्मीद नहीं थी कि उसे एक कम रैंक वाले मरीन अधिकारी से उपदेश मिलेगा। जब ब्लेज ने अपराध शब्द का जिक्र किया तो वो घबरा गया। मेरे पास तुम सब पर समय बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। अच्छे बनो और यही रहो। एक बार जब मैं सन लुटेरों को पकड़ लूंगा, तो वापस आकर तुम सबको पकड़ लूंगा। ये कहते हुए ब्लेज अपने जहाज पर लौट गया। जहां तक कादर और उनकी टुकड़ी का सवाल है, तो वे ये जानकर स्तब्ध रह गए कि उन्हें समुद्र के बीच में तैरने के लिए छोड़ दिया गया है। सन लुटेरों और ब्लेज की टुकड़ी के बीच की दूरी कम नहीं हो रही थी। वास्तव में स्नैपर हेड अधिक गति से आगे बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। ब्लेज को इसका कारण पता था। जिनबे, वो एक प्रतिभाशाली कर्णधार है, जिसे समुद्री धाराओं और हवा की दिशाओं का व्यापक ज्ञान है। अपने गेपो स्तर के साथ ब्लेज हवा में चल सकता है और खुद उनसे भिड़ सकता है। जब उसने अकेले ही उनका सामना करने का फैसला किया, तो स्नैपर हेड की क्रूजिंग गति बढ़ गई। क्या? ब्लेज और डेक पर मौजूद मरीन अधिकारी चौंक गए। तभी ब्लेज ने वेल शार्क के झुंड को देखा, जो स्नैपर हेड को आगे धकेल रहे थे। ये फिर से जिनबे है। जिनबे के पास मछलियों से संवाद करने की एक अनोखी क्षमता है, यहां तक कि लंबी दूरी पर भी। मछलियों से बात करने की क्षमता आमतौर पर मरफोल्स के लिए अनोखी होती है, लेकिन जिनबे भी ऐसा करने में सक्षम है। इंपेल डाउन के ब्रेकआउट के दौरान उसने वही किया। वेल शार्क उसके आदेशों को समझ सकती है और उनका पालन कर सकती है। कोई विकल्प न होने पर ब्लेज जहाज के पीछे लगे नोजल की ओर बढ़ा। तुम सब कुछ न कुछ पकड़ लो। ये कहते हुए उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी को आग में जला दिया। ब्लेज, कैप्टन ये कर रहा है? जोटो ने सितारों से भरी आंखों से ब्लेज को नोजल को शक्ति देते हुए देखा। हाँ, जहाज पर मौजूद सभी नौसैनिक किसी चीज को पकड़कर ब्लेज की हर गतिविधि पर गौर से नजर रख रहे थे। हालांकि ब्लेज ने डिजाइन दिया था, लेकिन उन्होंने दिन रात मेहनत करके इसे संभव बनाया। वे अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि ये क्या करता है। उसके हाथ से आग की लपटें फूट पड़ी और नोजल को अपनी चपेट में ले लिया। इससे टरबाइन को ऊर्जा मिली और फिर वो पैडल व्हील को घुमाते हुए बहुत तेज गति से घूमने लगा। ब्लेज ने आग की तीव्रता और तापमान को न्यूनतम स्तर पर नियंत्रित किया, ताकि लपटें अपना उद्देश्य पूरा करने से पहले पूरी चीज को नष्ट न कर दें। दूर से समुद्री लुटेरे मरीन जहाज की अचानक गति देखकर चौंक गए। वे ये कैसे कर रहे हैं? क्या? जिनबे और फिशर टाइगर भी चौंक गए। वे देख सकते थे कि धीरे धीरे मरीन जहाज उनके बीच की दूरी कम कर रहा है। कुछ ही मिनटों में वे उन तक पहुंच जाएंगे। तोपे तैयार करो, ब्लेज चिल्लाया।
जबकि उसके अधीन मरीन तोप के गोले लोड करने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। जब उनका जहाज शूटिंग रेंज पर पहुंचा तो ब्लेज ने आदेश दिया, फायर करो। बैंग 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 बैंग। तोपों ने सन पायरेट्स जहाज पर गोलीबारी की, लेकिन जिनबे के असाधारण कर्णधार कौशल के कारण वे गोलियों से बचने में सफल रहे। लेकिन अचानक आग से चलने वाले इंजन ने एक कर्कश ध्वनि की और जल्द ही टुकड़े टुकड़े हो गया। यह पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। ब्लेज ने शाप दिया, क्या ये 1 मिनट और नहीं टिक सकता? जहाज की गति थोड़ी कम हो गई, लेकिन वो अभी भी अवशिष्ट बल और हवा के प्रवाह के साथ आगे बढ़ता रहा। अध्याय 51 सूर्य महोत्सव। ब्लेज को पता था कि अब समय आ गया है कि वो खुद ही आगे बढ़े, नहीं तो वो सन पायरेट्स को हमेशा के लिए खो देगा। हवा में ऊंची छलांग लगाते हुए उसने अपना दाहिना हाथ हवा में ऊपर उठाया। लपटें बढ़ती गई और उसके हाथ की हथेली की ओर बढ़ने लगी। कुछ ही देर में उसके हाथ में एक विशाल आग का गोला दिखाई देने लगा। ये एक छोटे से सूरज की तरह लग रहा था, सुनहरा और भयानक गर्मी से चमकता हुआ। फायरबॉल का स्वरूप एस की अंतिम तकनीक ग्रेट फ्लेम कमांडमेंट फ्लेम एम्परर के समान है। एकमात्र अंतर उग्र तापमान है। यह भयंकर रूप से जलता है और एस की अग्नि क्षमता की तुलना में बेहद विनाशकारी था। इसके अलावा यह अंत नहीं है। आग के गोले के चारों ओर घूमती लपटें और अधिक गर्मी इकट्ठा करने लगी। विशाल आग के गोले का आकार न तो बढ़ा और नहीं घटा, लेकिन वे विस्फोट के बिंदु तक संकुचित हो गए। सूरज की तरह चमकती हुई गेंद ने आसपास के वातावरण को प्रभावित किया और यहां तक कि उसके नीचे समुद्र को भी उबाल दिया। कुछ दूरी पर जहाज पर मौजूद मरीन को भी गर्मी का एहसास होने लगा। तो यह है कैप्टन की असली ताकत, उसकी शैतानी फल क्षमता की पूरी सीमा, रेजिस बोला और चौड़ी आंखों से उस विशालकाय आग के गोले को घूरने लगा। कैप्टन ब्लेज क्या कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि वो चीज फटने वाली है, जोटो ने घबराकर कहा। सन लुटेरे भी दूसरे सूरज को देख रहे थे, जो कहीं से भी प्रकट हुआ था, और उनकी आंखें घबराहट और भय से भरी हुई थी। ब्लेज के शक्ति प्रदर्शन से टाइगर और जिनबे भी अचंभित थे। ये ऐसा कुछ नहीं है जो कोई इंसान कर सकता है। अरलोंग और उसके समुद्री लुटेरे इस रहस्यमयी घटना को बेहद खौफनाक तरीके से देख रहे थे। अब उन्हें पता चल गया था कि अपनी छोटी सी ताकत से वो किस तरह के अस्तित्व से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। हास्यास्पद। जिनबे ने तुरंत वेल शार्क के समूह से आग्रह किया कि वे उन्हें यहां से बाहर निकाल दें, लेकिन वे पहले से ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे थे और लगभग थक चुके थे। सूर्य लुटेरों को उस चीज से बहुत खतरा महसूस हुआ। अगर वो आग का गोला उन पर लग गया तो वे खत्म हो जाएंगे। कुछ ने तो समुद्र में कूदकर भागने के बारे में भी सोचा, लेकिन ब्लेज ने वैसा नहीं किया जैसा सन पायरेट्स ने उम्मीद की थी। उसने छोटा सा गोला उनकी तरफ फेंका। उसने विशाल आग के गोले को आसमान की तरफ फेंका और उसका पीछा किया। एक बार जब ये एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंच गया तो ब्लेज ने आग के गोले को उस दिशा में फेंका जिस दिशा में सन पायरेट्स भाग रहे थे। टकराने पर इसने एक भयंकर आवाज निकाली। ब्लेज ने अपने नए हमले का नाम रखा सूर्य महोत्सव। धमाका। छोटा सूरज फट गया। वो अलग अलग आकार के 50 से ज्यादा ज्वलंत और रंग बिरंगे आग के गोले में फट गया और स्नैपर हेड की ओर बढ़ गया। फुटबॉल के आकार से दुगुने आकार के आग के गोले आसमान में फैल गए और पूरे क्षेत्र को रोशन कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे पटाखे छोटे छोटे टुकड़ों में फूटते हैं। वे सभी भयंकर रूप से जल रहे थे और खतरनाक लग रहे थे। वे निर्दयी होकर सूर्य समुद्री डाकुओं पर बरस पड़े, उन सभी को जलाकर राख कर देने के लिए कृत संकल्प थे। आग की बौछार से जहाज पर सवार सभी मछुआरे बुरी तरह डर गए, जबकि उनके दिलों में भय व्याप्त हो गया। जहां तक मरीन्स का प्रश्न है, उन्होंने भी सोचा था कि ब्लेज सन समुद्री डाकुओं पर विशाल आग का गोला फेंकेगा, लेकिन उसके कार्यों ने उन्हें अंदर तक भयभीत कर दिया। सभी लोग विस्मय और सम्मान से ब्लेज की ओर देखने लगे। हमारा कैप्टन कितना शक्तिशाली है। रेजिस और जोटो भी दंग रह गए। वे सूर्य के लुटेरों पर बरसती चमकती गेंदों के भयावह प्रदर्शन को देखकर आश्चर्यचकित थे। वे शुरू से ही जानते थे कि ब्लेज बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इस हद तक नहीं। ये तर्क स्तर से पूरी तरह परे है और इसने उनके विश्व दृष्टिकोण को बदल दिया। बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने दुनिया की असली ताकत नहीं देखी थी। अगर उन्होंने देखी होती तो उन्हें इतना झटका नहीं लगता। बैंग बैंग बैंग। गिरते हुए आग के गोले आखिरकार जमीन पर पहुंच गए और सन पायरेट्स के जहाज के इर्द गिर्द हमला करने लगे। उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि आग के गोले संपर्क में आते ही फट जाएंगे। बूम बूम बूम। इस टक्कर से आग का तूफान पैदा हुआ और भीषण गर्मी फैली। लपटें इतनी भड़क उठीं कि उनके रास्ते में आने वाली हर चीज नष्ट हो गई और पीछे कुछ भी नहीं बचा। जिनबे के असाधारण कौशल के कारण वो कुछ को चकमा देने में सफल रहा, लेकिन सभी को नहीं। आग के गोले ने उनके पाल नष्ट कर दिए। कुछ ने जहाज को धकेल रहे वेल शार्क के झुंड को मारा। वेल शार्क डर के मारे भाग गई, जिससे स्नैपर हेड अकेला तैरता रह गया। उनकी मदद के बिना सन पायरेट्स जहाज की गति कम हो गई और वो एक अचल लक्ष्य बन गया। टाइगर अपने फिशमैन कराटे से आग के गोले की बारिश को रोकने में सक्षम था, लेकिन जैसे ही आग के गोले फटे वो भी उनकी विनाशकारी शक्ति से अभिभूत हो गया। सब लोग समुद्र की ओर चलो,
बाघ के आदेश पर सभी मछुआरे अपने होश में आए और समुद्र में कूद पड़े। समुद्र उनका क्षेत्र है, वे अपनी आस्तीन में कोई न कोई चाल छिपाए रहते हैं। जिनबे भी उसकी सहायता के लिए आगे आया और समुद्र में कूद गया। सभी मछुआरे भयंकर युद्ध घोष करते हुए चिल्लाने लगे, कैरियो इपोन्जियोई, समुद्री धारा उठाने वाला। ये मछली आदमी जुजुत्सु है जो पानी की धारा को ऊपर की ओर उछालता है। पानी समुद्र से पानी की एक विशाल धारा के रूप में फूटता है और आग के गोले को उनके जहाज को और अधिक नुकसान पहुंचाने से रोकता है। चूंकि ये सभी मछली आदमी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक संयुक्त तकनीक थी, इसलिए वहां कई जल धाराएं थी। धाराओं ने सफलतापूर्वक आग के गोले को रोक दिया। फिर भी प्रभाव, विस्फोट और गर्मी की तरंगे उनकी त्वचा को झुलसाकर कुछ हद तक उन्हें घायल करने में सक्षम थी। जल्द ही सूर्य उत्सव समाप्त हो गया, लेकिन चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा था। कुछ इलाकों में समुद्र जल रहा था और अत्यधिक गर्मी के कारण सफेद धुंध उड़ रही थी। मछली पुरुष थककर हांफते हुए जहाज पर वापस कूद पड़े। आग के गोलों को अपने जहाज को नष्ट करने से रोकने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन किया। वे सभी ब्लेज की आकृति को हवा में उड़ते हुए देखकर भयभीत हो गए। वे जानते थे कि ये इंसान कितना शक्तिशाली है, क्योंकि उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से देखा और अनुभव किया था। एक ही आग का गोला उन्हें जलाकर राख कर देने के लिए काफी है। शुक्र है कि वे पानी से घिरे हुए थे और अपने फिशमैन जुजुत्सु का इस्तेमाल करके हमलों को कम चोटों के साथ रोकने में सक्षम थे। उन्हें ऐसे शक्तिशाली इंसान से सामना होने की उम्मीद नहीं थी, खास तौर पर अरलोंग। वो ब्लेज की शक्ति से भयभीत था, लेकिन वो इतना समझदार था कि उसने इसे उसके चेहरे पर व्यक्त नहीं किया, अन्यथा वो अपने अधीनस्थों के सामने अपना चेहरा खो देगा। ब्लेज ने उनकी प्रतिक्रिया को संतुष्टि से देखा और अपना सिर हिलाया। हमले ने उनके दिल पर गहरा असर छोड़ा था, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। कैसा लगा? क्या आप लोगों ने महोत्सव का आनंद लिया या फिर कोई और देखना चाहते हैं? ब्लेज सन समुद्री डाकुओं के जहाज के ठीक ऊपर प्रकट हुआ और पूछा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो उसके अहंकार और आत्मविश्वास को दर्शा रही थी। वास्तव में मछली पुरुष ब्लेज की उपस्थिति और भयानक ताकत से भयभीत थे। अध्याय 55। ब्लेज बनाम जिनबे। फिशर टाइगर, मैं तुम्हें पकड़ने आया हूं। अगर तुम खुद आत्मसमर्पण कर दोगे तो मैं तुम्हारे साथियों को जाने दूंगा। यदि नहीं तो हम कठिन रास्ता अपनाएंगे और मैं आपको बता रहा हूं, यह सुखद नहीं होगा। ब्लेज ने हाथ जोड़कर उदासीन स्वर में कहा। मछली पुरुषों को शब्दों से गुस्सा आया, लेकिन वे जानते थे कि वे ब्लेज जैसे किसी व्यक्ति के सामने शक्तिहीन हैं। क्रोध में अपनी मुट्ठियां भींचने के अलावा वे कुछ नहीं कर सकते थे। ब्लेज ने टाइगर की ओर देखा, उसके जवाब का इंतजार करते हुए। फिशर टाइगर अभी भी वही था जो उसने सीरीज में देखा था, धारीदार शर्ट पहने हुए, अपनी मांसल छाती और अपने क्रू के टैटू को दिखाते हुए। उनके कंधों से एक कैप्टन का कोट केप की तरह लटका हुआ था, जिसके पीछे चालक दल के जॉली रोजर को दर्शाया गया था। लगभग 17 फीट लंबे, चौड़े कंधों और मांसल शरीर के कारण वो काफी भयभीत करने वाले और दुर्गम लग रहे थे, लेकिन ब्लेज को नहीं। फिशर टाइगर ने भावशून्य और अविचल चेहरे से ब्लेज को घूरा। शब्दों की कोई जरूरत नहीं है, उसका जवाब स्पष्ट है। ऐसा ही हो। ब्लेज ने आह भरी, जबकि आग की लपटें एक भयंकर नरक की तरह चारों ओर घूमने लगी। हालांकि वो मजबूत है, लेकिन फिशर टाइगर भी कोई कमजोर नहीं है। अपने युवा दिनों में वो अपनी ताकत से फिशमैन डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा करने में सक्षम था और जिनबे को हरा सकता था, जो पहले से ही फिशमैन कराटे में एक ब्लैक बेल्ट था। अगर वो गलत नहीं है तो आज का टाइगर जिनबे से ज्यादा ताकतवर है। इसके अलावा वे समुद्र पर हैं, जो हर फिशमैन का एक स्वाभाविक लाभ है। श्रृंखला में उन्हें रियर एडमिरल स्ट्रॉबेरी द्वारा केवल इसलिए हराया गया क्योंकि वे घात लगाए बैठे थे और वे जमीन पर थे। फिर भी वो मरीन को तब तक रोके रखने में सक्षम था जब तक कि सूर्य समुद्री डाकू प्रकट नहीं हो गए। यदि उसे रक्त आधान के लिए सहमति दी जाती तो वो जीवित रह सकता था, लेकिन उसने मानव रक्त होने के कारण रक्त आधान से इनकार कर दिया। यदि मछुआरे समुद्र में गोता लगाकर भागने का निर्णय लेते हैं तो ब्लेज उन्हें भागते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। वो दूसरों की परवाह नहीं करता। उसका एकमात्र लक्ष्य समूह के सबसे मजबूत टाइगर और जिनबे है। अपने दाहिने पैर से हवा में धमाका करते हुए ब्लेज टाइगर की ओर बढ़ा, जबकि उसके चारों ओर उठती लपटें उसकी मुट्ठी पर केंद्रित हो गई, जिससे एक गोलाकार बुलबुला बन गया। ये व्हाइट बर्ड की क्षमता के समान है, लेकिन ब्लेज के मामले में बुलबुला उबलती हुई लपटों जैसा है, मानो उसकी मुट्ठी एक छोटे से सूरज से ढकी हुई हो। इससे पहले कि वो टाइगर तक पहुंच पाता, एक और व्यक्ति आगे आया और उससे भिड़ गया। ये कोई और नहीं बल्कि जिनबे था। अगर तुम हमारे बॉस को ले जाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे आगे निकल जाना चाहिए। तो फिर आ जाओ, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। ये कहते हुए ब्लेज ने मुक्का मारा। उसके हाथ में मौजूद सूरज जैसा छोटा सा बुलबुला आग की लपटों से भरा हुआ था, जो जिनबे की ओर बढ़ रहा था। ये लपटें लाल, भयंकर और गर्म थी, जो सब कुछ नष्ट करने में सक्षम थी। हमला देखकर जिनबे का चेहरा गंभीर हो गया।
बिना समय बर्बाद किए उसने अपनी पूरी ताकत मुट्ठी पर जमाई और मुक्का मारा। अरे बस टाइल ट्रू पंच। उनके पंच ने हवा में मौजूद जल वाष्प को एक शक्तिशाली शॉक वेव छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। बूम! दोनों सेनाएं हवा में टकराई और कानफोड़ू शोर मचाया। जिनबे का मुक्का आग बुझाने में तो नाकाम रहा, लेकिन आग को भड़काने में कामयाब रहा। स्वूश! इससे पहले कि जिनबे कुछ कर पाता, ब्लेज उसके पीछे आ गया और उसने सन बबल को उसकी पीठ पर दे मारा। इस प्रहार से उसकी पीठ पर मांस का एक टुकड़ा तक जल गया और वो समुद्र में जा गिरा। जिनबे, बॉस जिनबे। उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि जिनबे एक ही वार से हार जाएगा। ब्लेज को भी नहीं। उसे लगा कि जिनबे वार को चकमा देकर अच्छी लड़ाई लड़ेगा। निश्चित रूप से आज के जिनबे की तुलना उसके भविष्य से नहीं की जा सकती। फिर भी वो अभी भी एक असाधारण शारीरिक बनावट और शक्तिशाली ताकत वाला एक दुर्जेय दुश्मन है। फिर एकमात्र अंतर ब्लेज है, वो मजबूत हो गया। ये मेरे संविधान की विशेषता के विस्फोटक विकास के कारण होना चाहिए। मैं ये अनुभव करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि जब ये 50 फीट बार की सीमा को पार कर जाता है तो क्या होता है। मुस्कुराते हुए ब्लेज ने उस जगह को देखा जहां जिनबे गिरा था। कुछ मछुआरे जिनबे को देखने के लिए समुद्र में उतरे, लेकिन इससे पहले कि वे उस स्थान पर पहुंच पाते, एक विशाल भंवर उत्पन्न हो गया और जिनबे उसकी आंख से प्रकट हुआ। ये भाई जिनबे है। भगवान का शुक्र है कि उसे कुछ नहीं हुआ। सन समुद्री लुटेरों को यह देखकर राहत मिली कि जिनबे ठीक है। मछली आदमी कराटे, भाला लहर। जिनबे ने अपने जालदार हाथों से भंवर को इकट्ठा करके ब्लेज की ओर फेंका। भंवर पानी के एक विशाल भेदी चक्रवात में बदल गया और ब्लेज की ओर तेजी से बढ़ने लगा। थोड़ा मुस्कुराते हुए ब्लेज ने एक छोटी सांस ली और सांस ली। उसके मुंह से एक बहुत बड़ा अग्नि तूफान निकला जो जिनबे की भाले की लहर का सामना कर रहा था। बूम! टक्कर से शॉक वेव उत्पन्न हुई। भाले जैसी लहर जल वाष्प में बदल गई, जबकि ब्लेज ने हमला रोकने के बाद आग बुझा दी। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आपके पास और भी तरकीबें होंगी, क्योंकि मैं अभी शुरुआत कर रहा हूं, ब्लेज ने कहा और अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। क्या इंसान फिर से कुछ करने जा रहा है? हमें क्या करना चाहिए? एक मछली आदमी ने पूछा। जिनबे, वहां से निकल जाओ। आग की लपटें ब्लेज की तर्जनी के चारों ओर इकट्ठी हो गई और जल्द ही एक विशाल आग के गोले में बदल गई, जो एक छोटे सूरज जैसा दिखता था। हाँ, यह एस्केनर की क्षमता के समान है, क्रूर सूर्य। लेकिन ब्लेज का क्रूर सूर्य एस्केनोर जितना प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि उसकी शैतानी शक्तियां अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। फिर भी ये ऐसी चीज नहीं है जिसे जिनबे अपनी मौजूदा ताकत से रोक सके। हर कोई एक बार फिर ब्लेज की जबरदस्त ताकत को देख पाता है। उसकी क्या क्षमता है, वो तो सूरज को भी बुला सकता है। हम उसके जैसे प्राणी से कैसे लड़ सकते हैं? छोटे से सूरज की तपती गर्मी से मछुआरे निराश हो गए। समुद्र में रहने वाले लोगों को भी अपने आसपास के माहौल में बदलाव महसूस हुआ। अरलोंग भी मछली पुरुषों में से एक था। वो डर के मारे छोटे से सूरज को देख रहा था। उसने अपनी उपस्थिति को पूरी तरह से छुपा लिया ताकि ब्लेज उसे नोटिस न कर सके। ब्लेज की यूनिट के लिए उन्होंने स्नैपरहेड से कुछ दूरी पर जहाज को रोका और टकराव को देखा। मानक समुद्री जहाज के लिए इससे ज्यादा आगे की यात्रा करना अच्छा नहीं है। मैं इसे पूरे दिन तक जारी रख सकता हूं। तुम्हें पता है, आत्मसमर्पण करो या नष्ट हो जाओ। निर्णय तुम्हारा है। ब्लेज ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वो उन्हें मारना नहीं चाहता, वो सिर्फ टाइगर को पकड़ना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि टाइगर मारा जाए। अभी इंपेल डाउन उसके लिए सुरक्षित जगह है, लेकिन क्या टाइगर आत्मसमर्पण करेगा? जवाब है नहीं। वो ऐसा व्यक्ति है जो आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेगा। यही बात जिनबे पर भी लागू होती है।